तो गाइस, कहानी की शुरुआत हेनोका नाम के एक साधारण लड़के से होती है जिसे स्कूल में कोई भी खास भाव नहीं देता था। और वहीं दूसरी तरफ क्लास में उसके बगल वाले बेंच पर बैठने वाली आयाका सिर्फ स्कूल के प्रिंसिपल की बेटी ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल की सबसे फेमस लड़की भी थी। एक दिन हेनोका की रेजर नीचे गिरने पर आयाका ने उसे हेनोका के लिए उठा के दिया, जिसका मतलब था कि हेनोका बाकी बच्चों के सीधा निशाने पर था। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। क्लास खत्म होने के बाद आयाका के फैन क्लब के बच्चों ने हेनोका को क्लास से बाहर बुलाकर बहुत पीटा और उसे धमकाया कि वो आयाका से दूर रहे। उन बच्चों से मार खाने के बाद आयाका अपनी डे ड्यूटी पूरी करने के लिए टीचर्स को पेपर देने जा ही रहा था कि तभी एक लड़की ने रास्ते में उससे वो पेपर ले लिए। ऐसा उस लड़की ने हेनोका की भलाई करने के लिए नहीं किया था। असल में वो उसे आयाका से दूर रखना चाहती थी, क्योंकि आयाका भी उस दिन डे ड्यूटी पर थी। अपना पूरा दिन आयाका की जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा बनने के बाद हेनोका अपने घर की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक अजीब से दिखने वाले रैबिट टॉय पर पड़ी, जो कि डस्टबिन में पड़ा हुआ था। उसे उठाने पर हेनोका ने देखा कि इस साले की शक्ल तो कितनी डरावनी है। लेकिन तब हेनोका ने उसके पेट पर एक कागज चिपका हुआ देखा जिस पर लिखा था कि आज मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, पर कुछ स्कूल की बिल्डिंग्स गिर सकती थी। इससे पहले कि हेनोका कुछ समझ पाता तभी उसकी नजर एक पर्ची पर पड़ी और ऊपर देखने पर उसने देखा कि स्कूल का क्लॉक टावर सीधा उसके ऊपर गिरने वाला था। डर के मारे हेनोका ने अपनी आंखें बंद कर ली और जब उसने अपनी आंखें वापस खोली तो उसे उन पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वो खुद को आयाका के हाथों में देखकर हैरान हो गया था और घबराहट के मारे उसने अपने हाथ पैर चलाना शुरू कर दिया। तभी आयाका ने उसे शांत रहने के लिए कहा, क्योंकि वो दोनों एक झाड़ू के ऊपर खड़े हुए थे जो कि हवा में उड़ रहा था। उनसे कुछ दूरी में एक लड़की खड़ी थी जिसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार आयाका भी एक वर्कशॉप बिच थी। और उसके बाद उस लड़की ने अपने दो रैबिट रोबोट्स को उन पर हमला करने के लिए भेजा और उसके एक ही इशारे पर दोनों रोबोट्स आयाका पर हमला करने के लिए पहुंच गए। तब आयाका ने हेनोका को हवा में उड़ाकर एक ही बारी में फायर स्पेल से उन दोनों रोबोट्स को नीचे गिरा दिया। पर जैसे ही आयाका हेनोका को लेकर नीचे उतरी तो दोनों रोबोट्स ने एक बार फिर उन पर हमला करने की कोशिश करी और इस बार आयाका ने हेनोका को नीचे उतारकर उनका सामना करना शुरू कर दिया। आयाका ने हेनोका को उसके साथ रहने को कहा था, पर हेनोका ने ठीक उसका उल्टा किया और पीछे से एक लड़की के बुलाने पर वो उसके पास चला गया, जहाँ रैबिट टॉय सोल्जर्स की पूरी आर्मी उसका इंतजार कर रही थी। अब तो हेनोका के एल लगेंगे बड़े वाले और उसको देखते ही उन सभी ने हेनोका को चारों तरफ से घेर लिया। उनमें से एक रोबोट कुल्हाड़ी से हेनोका का सर काटने वाला था कि तभी आयाका ने बीच में आकर सभी रैबिट रोबोट्स को जलाकर राख कर दिया। हेनोका को अभी भी लग रहा था कि वो एक सपना देख रहा था, इसलिए उसने आयाका से कहा कि वो उसके सपनों में भी सुंदर लग रही थी, लेकिन असल जिंदगी में आयाका उसे कभी भी इतना समय नहीं देने वाली थी। पर इसके जवाब में आयाका ने बताया कि वो एक मिशन पर है और हेनोका को बचाना उसकी जिम्मेदारी थी और वो ऐसे ही हेनोका को हमेशा बचाती रहेगी। अभी हेनोका के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था कि तभी उसकी नजर एक रैबिट रोबोट पर पड़ी जो पीछे से तेजी से आयाका पर हमला करने वाला था। और इस बार हीरो बनने की बारी हेनोका की थी, इसलिए वो आयाका को बचाने के लिए रोबोट के सामने आया, जिसने एक ही बारी में उसे उठाकर साइड में फेंक दिया। इस चोमू को लगा था कि ऐसा करने से वो हीरो बन जाएगा, पर वो एक ही हमले के बाद बेहोश हो गया। हेनोका को इस हालत में देखकर आयाका बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई और उसने एक ही बारी में सभी रोबोट्स को जलाकर राख कर दिया। आंखें खुलने पर हेनोका आयाका के कमरे में था और आयाका ने उसे बताया कि जो कुछ भी हुआ वो एक सपना नहीं था और इसका सारा सच वो उसे किसी और दिन बताएगी, पर फिलहाल के लिए उन्हें घर जाना चाहिए। रास्ते में आयाका ने हेनोका को बताया कि उसे सिर्फ इतना याद रखना चाहिए कि उसे बचाना आयाका की जिम्मेदारी थी, क्योंकि हेनोका उसका मास्टर था। हेनोका को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर वो फिर भी चुपचाप आयाका के साथ चलता रहा। अगले कुछ ही दिनों में सभी चीजें वापिस से नॉर्मल हो गई थी, पर इस बार हेनोका पहले की तरह कोई आम बच्चा नहीं था, क्योंकि अब बस में आयाका उसके साथ बैठती थी, जिसकी वजह से स्कूल के ज्यादातर बच्चे उसे जलने लग गए थे। इसके बाद वो दोनों अपनी क्लास की तरफ बढ़े, पर हेनोका को लग रहा था कि अगर वो आयाका के साथ एक मिनट भी और रहा तो सभी बच्चे उसे जान से मार देंगे। इसीलिए वो पेट दर्द का बहाना बनाकर वहाँ से भाग गया। पर आयाका की नजरों से दूर होते ही कुछ बच्चों ने उसे कॉलर से पकड़कर धमकाना शुरू कर दिया, पर इससे पहले कि वो हेनोका को पीट पाते आयाका ने बीच में आकर उसे फिर से बचा लिया और हेनोका की टाई बांधते हुए उसने सभी बच्चों को धमकी दी कि अगर किसी ने भी हेनोका को तंग किया तो वो उसे जलाकर रख देगी। उसी दिन लंच टाइम के दौरान आयाका ने अपने हाथों से हेनोका को साथ बिठाकर खाना खिलाया। इससे हेनोका तो बहुत खुश था, पर आसपास की सभी लड़कियां जलकर राख हो चुकी थी और इसी वजह से उसे लग रहा था कि वो सभी चीजों को खराब कर रहा था, इसीलिए वो अपना लंच उठाकर वहाँ से भाग गया। इससे गुस्सा होकर आयाका ने सभी लड़कियों के लंच में भी आग लगा दी। उधर हेनोका को आयाका के साथ गंदा बर्ताव करने की वजह से बुरा
लग रहा था और वो इसीलिए अकेला ही घूमता घूमता उस जगह पर पहुंच गया जहां उस पर इमारत गिरी थी। पर वो ये देखकर हैरान था कि वहां सब चीजें बिल्कुल ठीक थी। तभी उसकी नजर पास में खड़ी उस लड़की पर पड़ी जिसने उस दिन उसे बुलाया था और इस बार उसने उसे बताया कि इमारत का गिरना सिर्फ एक धोखा था और अब उसे पूरी तरह यकीन हो गया था कि हेनुका सिर्फ एक बिना शक्तियों का बुद्धू इंसान था। इसके बाद उसने अपना रूप बदलकर अपने आप को टावर विचिस का टेम्पो बताया और साथ ही में उसने अपनी रोबोट आर्मी को लेकर बताया कि वो वहाँ हेनुका को किडनैप करने के लिए आई थी। पर तभी अयाका भी वहाँ पहुँच गई, जिस पर टेम्पाओ ने बताया कि वो अयाका का ही इंतजार कर रही थी। जिसके बाद उसने अपनी रोबोट आर्मी को उस पर हमला करने को कहा और इस बार उसकी आर्मी पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर थी। और कुछ सेकंड बाद हेनुका ने जब अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि अयाका ने उसे ऊपर से कवर कर रखा था और उसके शरीर पर कई सारी तलवारें लगी हुई थी। ये देखते ही हेनुका घबरा गया और अब उसे खुद के कमजोर होने पर गुस्सा आ रहा था और वो किसी भी तरह अयाका की मदद करना चाहता था। इस पर अयाका ने उससे सिर्फ एक ही वादा मांगा कि वो कल लंच टाइम पर गुस्सा होकर दूर नहीं भागेगा और हेनुका की तरफ से ये वादा मिलते ही अयाका ने अपने जादू से सभी रोबोट्स को हवा में उड़ा दिया और सभी को जलाकर राख में बदल दिया। इसके बाद वो हेनुका को अपने हाथों में पकड़कर टेम्पो की तरफ बढ़ी, पर अयाका के हमला करने से पहले ही टेम्पाओ अपने सोल्जर्स का सहारा लेकर वहाँ से भाग गई। और इसके बाद अयाका ने हेनुका को आंखें खोलने को कहा और आंखें खोलते ही उसने देखा कि सभी चीजें वापस से नॉर्मल हो चुकी थी, मानो कि वहाँ कभी लड़ाई हुई ना हो। और इसके बाद वो अपना दिन खत्म करते हुए दोनों अपने घर चले गए। अगले दिन स्कूल में 5 नए बच्चों का एडमिशन हुआ और ये और कोई नहीं बल्कि टेम्पा और उसके साथ टावर विचिस थे, जिन्हें देखकर हेनुका की फट गई। अगले कुछ दिनों तक हेनुका लगातार अयाका से विच क्राफ्ट और टेम्पाओ के बारे में पूछता रहा और एक दिन उसने ये फैसला किया कि वो अयाका से तब तक सवाल करता रहेगा जब तक वो उसका जवाब नहीं देगी। पर उस दिन अयाका बस में आई ही नहीं और स्कूल पहुंचकर क्लास का दरवाजा खोलते ही उसके सामने खड़ी थी टेम्पाओ और उसके साथी जो कि अयाका की कैद में थे। क्लास के बाहर लगे बोर्ड को दोबारा से पढ़ने पर हेनुका को पता चला कि असल में वो टॉर्चर सोसाइटी क्लब में पहुंच गया था, लेकिन उसे भरोसा था कि वो अपनी क्लास में ही आया था। इसीलिए उसने इसके बारे में अयाका से पूछा, जिसमें उसने बताया कि अयाका ने हेनुका पर एक खास तरह का जादू किया था, जिसके बाद वो सीधा उसके पास ही आएगा क्योंकि वो उससे मिलना चाहती थी। इसके बाद उसने बताया कि उसने टेम्पा और उसके साथियों को विच हंट से कैद करा था क्योंकि आने वाले समय में वो लोग हेनुका के लिए मुसीबत बन सकते थे। इसके बाद अयाका ने उसे बताया कि वो उन्हें पहले ही खत्म करना चाहती थी, पर उनका एक साथी अभी भी फरार था और इसीलिए वो उन्हें एक चारे की तरह इस्तेमाल कर रही थी। इसके बाद हेनुका टेम्पाओ के पास गया और उससे पूछा कि आखिरकार वो लोग उसके पीछे क्यों पड़े हुए थे, जिस पर जवाब देते हुए टेम्पाओ ने कहा कि वो पहले से ही जानती थी कि अयाका हेनुका को कुछ नहीं बताने वाली, जिसका मतलब था कि अयाका सिर्फ हेनुका के शरीर और उसके अंदर की मेयोनीज के पीछे थी। ये सुनते ही हेनुका शर्म से लाल हो गया था और तभी अयाका ने उसे समझाया कि उसे दुश्मनों की सभी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्या पता वो भी तुम्हारी मेयोनीज के पीछे पड़ी हो। ये सुनकर हेनुका की निकल पड़ी कि अब तो वो 5 सम करेगा। तभी छत में से एक अजीब सा पानी निकलने लगा और देखते ही देखते उसमें से एक मई नाम की विच निकली और उसने तुरंत ही अपने साथियों को आजाद कराया और हेनुका को किडनैप करके वहां से निकल गई और अपने चारों दोस्तों को अयाका पर हमला करने के लिए छोड़ दिया। पर जल्दी ही अयाका चारों को हरा कर मई तक पहुंच गई और उसने मई को हेनुका को छोड़ने के लिए कहा, पर मई ने अयाका को जवाब दिया कि वो आगे ना बढ़े वरना उसका भेड़िया हेनुका की गर्दन पर हमला कर देगा। लेकिन अयाका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो लगातार मई की तरफ बढ़ती रही और उसको इतने पास देखकर मई ने अपने भेड़िए को हेनुका की गर्दन पर हमला करने को कहा और भेड़िए के हमला करते ही अयाका ने लात मारकर हेनुका को बचा लिया। पर हेनुका की गर्दन पूरी तरह से ठीक थी, बल्कि भेड़िए के दांतों का निशान अयाका की गर्दन पर था। ये देखते ही मई और उसके चारों दोस्त तुरंत ही वहाँ से भाग गए। कुछ देर बाद आंख खुलने पर हेनुका फिर से अयाका के कमरे में था और उसने देखा कि अयाका ने गर्मियों में भी स्कार्फ पहना हुआ था। हेनुका को होश में देखकर अयाका ने सबसे पहले उससे माफी मांगी और बताया कि वो भी चाहती थी कि हेनुका भी एक आम जिंदगी जिए, पर अगर चीजें इसी तरीके से चलती रही तो टावर विचिस लगातार उसे ही निशाना बनाते रहेंगे और इन सबको रोकने के लिए उन्हें इसके पीछे के मास्टरमाइंड को खत्म करना होगा। पर अयाका को अभी भी नहीं पता था कि आखिर इसके पीछे था कौन। सारी बातें सुनने के बाद हेनुका समझ गया था कि ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा था और अयाका भी स्कार्फ के नीचे अपनी चोट को छुपा रही थी। इसलिए उसने अयाका को सारी बात साफ साफ बताने को कहा क्योंकि वो नहीं चाहता था
कि अब अयाका अकेली लड़ाई करे। उधर एक रेस्टोरेंट में स्कूल की प्रिंसिपल और अयाका की मम्मी कैजन अपनी बहुत पुरानी दुश्मन कोरना से मिलने के लिए पहुंची। वो दोनों एक दूसरे से 130 साल बाद मिल रहे थे। कोरना ने कैजन को बताया कि उसके स्कूल के बच्चे कोरना के लोगों से लड़ाई कर रहे थे और अब वो भी इसमें अच्छे से हिस्सा लेना चाहती थी। कुछ दिनों बाद अयाका ने हैनुका को फोन करके मिलने के लिए बुलाया। उधर हैनुका को लग रहा था कि वो लोग किसी डेट पर जा रहे थे, पर असल में अयाका ने हैनुका को सभी सवालों का जवाब देने के लिए बुलाया था। हैनुका से मिलकर अयाका ने उसे बताया कि वो दोनों स्कूल जाने वाले थे, पर रास्ते में उन्हें एक फूड शॉप पर भी रुकना था। रास्ते में अयाका ने समझाते हुए हैनुका को बताया कि इस दुनिया में दो तरह की विचेस होती है। एक का नाम होता था वर्कशॉप विचेस और दूसरी का नाम होता था टावर विचेस। वर्कशॉप विचेस लोगों की भलाई का काम करती थी और इंसानी बस्तियों के आसपास वर्कशॉप बनाती थी और इनका काम था ये देखना कि जादू का इस्तेमाल किसी गलत काम में ना हो। और वहीं दूसरी तरफ टावर विचेस जो सिर्फ अपने लिए सोचती थी और अपने जादू का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करती थी। उन्हें ना ही कानून से फर्क पड़ता था और ना ही किसी इंसान से। इसके बाद वो दोनों एक फूड शॉप पर पहुंचे और खाने के लिए ऑर्डर दिया, जिसके बाद एक वेटर अयाका के पास आई और चिल्ला चिल्लाकर उससे बात करने लग गई। वहीं अयाका उसे गुस्से से देख ही रही थी, पर साथ ही चुपचाप उसकी बातें भी सुन रही थी, जिससे उसे पता चला कि कोरना भी इस शहर में पहुंच चुकी थी और उसी के साथ कई और टावर विचेस भी वहां पहुंचने लग गई थी। वहीं हैनुका ने देखा कि वो वेटर और कोई नहीं बल्कि उनके स्कूल की स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट थी, जो ठीक अयाका की तरह एक वर्कशॉप विच थी। खाना खत्म करने के बाद वो लोग कुछ कपड़े खरीदने के लिए मॉल में गए, जहाँ हैनुका की नजर एक लड़की पर पड़ी जो एक बच्चे को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। हैनुका ने उसके पास जाकर उसकी मदद करने की कोशिश करी, पर उस लड़की ने हैनुका को देखते ही पहचान लिया और उस बच्चे को धक्का मारकर अपना रूप बदल लिया और हैनुका पर हमला कर दिया। असल में वो लड़की भी एक टावर विच थी। उधर अपनी दोस्त को देखते ही उस लड़की के दोस्तों ने भी अयाका पर हमला कर दिया, पर अयाका उन दोनों के ऊपर आग लगाकर हैनुका को बचाने के लिए पहुंच गई। उधर उस लड़की ने पिस्टल से उन पर हमला करना शुरू कर दिया, पर अयाका ने अपने विच शॉल से सभी गोलियों को रोक दिया। इसके बाद ठीक उस लड़की की ही तरह अयाका ने भी अपने हाथ से एक गोली चलाई, जिसके बाद वो पूरा एरिया आग से भर गया और अयाका उस बच्चे और हैनुका को उठाकर वहाँ से निकल गई। वहीं दूसरी तरफ वो लड़की और उसके दोस्त भी वहाँ से भाग गए। मॉल में अपना काम खत्म करने के बाद वो लोग स्कूल की तरफ बढ़े, जहाँ रास्ते में हैनुका ने फिर से अयाका से माफी मांगी, क्योंकि उसकी वजह से अयाका को बार बार लड़ाई करनी पड़ रही थी। पर इसके जवाब में अयाका ने उसे बताया कि ये उसकी जिम्मेदारी थी और वो बस इतना चाहती थी कि हैनुका अब से अपने पर ज्यादा ध्यान दे। ये सुनकर हैनुका का मन थोड़ा सा हल्का हुआ। उधर स्कूल पहुँचने पर अयाका ने बताया कि असल में स्कूल भी एक मैजिक वर्कशॉप ही था और इसके बाद वो अयाका को अपनी माँ कैजन से मिलवाने के लिए लेकर आया। अयाका को देखते ही कैजन ने उसे मॉल में तोड़फोड़ करने के लिए बहुत डांटा और हैनुका को बताया कि एक रिवाज के मुताबिक किसी भी एक नए मैजिक स्टूडेंट को उसकी पहली क्लास से पहले अपने मास्टर से मिलवाया जाता था और इसीलिए आज कैजिन ने हैनुका को मिलने के लिए बुलाया था। अगले दिन ट्रेनिंग के दौरान टेम्पाओ और उसके साथ ही अयाका और हैनुका पर हमला करने के लिए पहुंच गए, पर अयाका को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो जानती थी कि वो एक ही बारी में उन्हें हरा देगी। इसलिए उसने हैनुका को ध्यान से देखने और सीखने के लिए कहा। उधर टेम्पाओ और उसके साथियों के हमला करते ही अयाका ने उन्हें हवा में उड़ा दिया, पर हैनुका को कुछ भी समझ में नहीं आया था। अगले दिन स्कूल में लॉकर खोलते ही हैनुका के ऊपर बहुत सारी चिट्ठियां गिर गई, जिनमें उसे जान से मारने की धमकियां भरी हुई थी। यहाँ तक कि एक ने तो उस पर काला जादू करने की कोशिश करी हुई थी, पर अयाका जानती थी कि यह काम उसके चाहने वालों ने किया था, इसलिए उसने हैनुका को बेफिक्र रहने के लिए कहा। पर हैनुका स्कूल में अपने लिए बढ़ती हुई नफरत को महसूस कर सकता था, क्योंकि वो पूरा दिन अयाका के साथ ही रहता था। एक दिन घर वापस आते वक्त उनकी पूरी बस खाली थी और तभी अयाका की नजर एक जादुई फिश पर पड़ी। उसने देखा कि बस में लगे बोर्ड पर अगले स्टेशन की जगह डेड एंड लिखा हुआ था। ये सब देखते ही अयाका चौकन्ना हो गई और तभी उसकी नजर बैक सीट पर बैठी कोरना पर पड़ी। बस पूरी तरह से खाली थी, यहाँ तक कि बस का ड्राइवर भी गायब था। जैसे ही कोरना खड़ी होकर अयाका की तरफ बढ़ी तो अयाका ने उसे रोकने के लिए फायर स्पेल का इस्तेमाल करने की कोशिश करी, पर कोरना ने अपने डिक्टेटर मैजिक से उसे भी रोक दिया। इसके बाद कोरना ने अयाका पर एक स्पेल का इस्तेमाल किया, पर अयाका के ऊपर एक भी निशान नहीं आया। उधर हैनुका को अयाका की ताकत का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, इसलिए वो अयाका को बचाने के लिए उसके सामने आ गया। जिसके बाद कोरना ने उसका मजाक उड़ाते हुए उसे बताया कि कोई कितनी भी बार अयाका को मारने की कोशिश कर ले, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अपनी बात खत्म करके वो हैनुका की तरफ बढ़ी और उसके पेट में चाकू मार दिया, जिसके बाद हैनुका जोर जोर से रोने लग गया। पर कोरना ने उसे चुपचाप ड्रामा बंद करके वापस खड़ा होने को कहा। अबे चोमू चुप हो जा, क्या ड्रामे कर रहा है, नकली रामपुरी है ये। जिसके बाद हैनुका का ध्यान अपने शरीर की तरफ गया जो बिल्कुल ठीक था। तभी उसे अयाका के गिरने की आवाज आई और
उसने देखा कि अयाका के पेट में वहीं पर जख्म था जहाँ पर उसे चाकू लगा था। इसके बाद कोर्ना ने उसे बताया कि ये सब कुछ डैमेज ट्रांसफर करने की वजह से हुआ था, जिसका मतलब था कि हेनुका को लगने वाली चोट का जख्म अयाका को लगने वाला था और ये सब एक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से था जिसमें अयाका को हेनुका की सारी शक्तियां मिली थी और इसके बदले उसे हेनुका की पूरी रक्षा करनी थी। और अब अगर वो अयाका को बचाना चाहता है तो उसे अपने शरीर की म्योनिस की मदद से अयाका को और शक्तियां देनी पड़ेगी। असल में म्योनिस एक स्पेशल स्पिरिट थी जो हेनुका के शरीर के अंदर ही रहती थी। इसके साथ ही कोर्ना ने हेनुका को एक टॉफी भी दिखाई जिसे खाकर हेनुका अपनी असली शक्तियों को जान सकता था और फिर कोर्ना ने जबरदस्ती हेनुका को वो टॉफी खिलाने की कोशिश भी की, पर तभी अयाका ने ग्रीन फ्लेम छोड़कर कोर्ना को पीछे ढकेल दिया, जिसके बाद उसने हेनुका से थोड़ी सी शक्ति लेकर कोर्ना को आराम से हरा दिया। पर इससे पहले कि वो कोर्ना को खत्म कर पाती, कोर्ना उन दोनों को वहीं पर छोड़कर निकल गई। उधर हेनुका ने देखा कि अयाका के जख्म तो ठीक हो गए थे लेकिन वो होश में नहीं थी, इसीलिए वो उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया जहां नर्स ने उसे बताया कि वो बिल्कुल ठीक थी और थोड़ी ही देर में उसे होश भी आ जाएगा। घर पहुंचने पर हेनुका की नजर जेब में रखी एक टॉफी पर पड़ी और जिसे देखते ही वो समझ गया था कि ये टॉफी वही थी जो कि कोर्ना ने उसे दी थी और उसने उस टॉफी को अयाका से छुपा कर रखने का फैसला किया। हेनुका के दिमाग में अभी भी कोर्ना के कॉन्ट्रैक्ट वाली बात चल रही थी, जिसका मतलब था कि हेनुका अयाका को स्कूल से पहले ही जानता था। अगले दिन अयाका ने ट्रेनिंग के लिए पूरा हॉल ही बुक कर लिया था और साथ ही में उसने हेनुका को उसका खुद का विच शॉल भी दिया और उसकी खूबियां भी बताना शुरू किया। सबसे पहले उसने हेनुका को लंबी छलांग लगाने को बोला और ऐसा करते ही वो छत पर पहुंच गया और साथ ही में उसे बहुत हल्का महसूस हो रहा था। वापिस नीचे आते वक्त अयाका ने उसे पकड़ लिया, जिसके बाद अयाका ने हेनुका को उसे भी बिल्कुल सेम तरीके से उठाने को कहा और अयाका को ऐसे उठाने पर हेनुका को समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी हल्की कैसे हो सकती है, जिस पर अयाका ने उसे बताया कि विच शॉल पहनते ही उनके शरीर का वजन एकदम कम हो जाता है ताकि वो ज्यादा आसानी से सारी चीजें कर सके। पर अयाका उसे बताती है कि जब हेनुका ने उसे उठाया था तब उसकी बेल्ट उसको चुभ रही थी, जो सुनकर हेनुका बहुत शर्माने लगता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? इसके बाद अयाका ने अपना एक हाथ आगे किया और उसे घुमाते ही उसके हाथ में झाड़ू आ गया, जिस पर उसने बताया कि ये झाड़ू उनकी शॉल के अंदर ही छुपा रहता है और एक ही इशारे में उनके हाथ में आ जाता है। हेनुका की बारी में वो झाड़ू तो नहीं ला पाया, पर एक छोटी सी चिड़िया उसके हाथ पर आकर बैठ गई, जिससे वो बहुत निराश हुआ। तभी अयाका का अलार्म बजा और एकदम से बहुत सारे बच्चे हॉल में आने लग गए, जिन्हें देखकर हेनुका बहुत घबराने लगा। पर तभी उसे एहसास हुआ कि वो सभी बच्चे उन्हें देख ही नहीं पा रहे थे, जिस पर अयाका ने उसे बताया कि जब तक उन्होंने विच शॉल पहन रखी है तब तक कोई भी आम इंसान उन्हें नहीं देख सकता है। हॉल से बाहर आने के बाद अयाका ने हेनुका से पूछा कि क्या उसे ऊंचाई से डर लगता है। इससे पहले हेनुका जवाब दे पाता, अयाका ने उसे उठाया और उसे अपने झाड़ू पर बिठाकर आसमान में निकल गई, जहां पर उसने बताया कि ज्यादातर इसका इस्तेमाल आसपास के एरिया में नजर रखने के लिए किया जाता है और साथ ही में स्कूल की सुरक्षा के लिए स्कूल में 5 वर्कशॉप विचेस को रखा गया था। काफी देर उड़ने के बाद हेनुका को नींद आ गई, जिसके बाद अयाका ने वापस स्कूल जाने का फैसला किया। पर रास्ते में हेनुका की नजर एक लड़की पर पड़ी जिसे कुछ लोग तंग कर रहे थे और उसका मानना था कि उन्हें वहां रुककर उस लड़की की मदद करनी चाहिए। पर अयाका का कहना था कि ये काम पुलिस का था, ना कि विचेस का, और इसीलिए उन्हें इसके बीच में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन हेनुका इस चीज के लिए तैयार नहीं था और उसने तुरंत ही अपने झाड़ू को निकाला और उस लड़की को बचाने के लिए निकल गया। लेकिन उसे उड़ना तो आता नहीं था, तो वो बड़ी मुश्किल से गिरते गिरते बचा और नीचे पहुंचते ही उसने सीधा एक गाड़ी की तरह उन चारों में टक्कर मार दी, जिसके बाद उन्होंने फिर से खड़ा होकर हेनुका को घेर लिया। काश कोई लड़कियां मुझे और मेरे सब्सक्राइबर्स को भी ऐसे ही घेर ले। पर ठीक उसी समय अयाका भी वहां पहुंच गई और उसने उन चारों को अपने जादू से भस्म कर दिया। इसके बाद हेनुका के सवाल करने पर अयाका ने उन्हें बताया कि वो चारों कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि टावर विचेस थे, क्योंकि हेनुका के शॉल पहनने के बावजूद भी वो उसे देख पा रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ असल में वो लड़की हेनुका की छोटी बहन कासुमी की दोस्त थी और विच ना होने की वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उधर रोदनबर्ग शहर में मेडुसा नाम की एक टावर विच को बहुत ही ज्यादा सुरक्षा में कैद किया गया था, पर वो फिर भी किसी तरह उसे तोड़कर वहां से भाग गई। और भागने के तुरंत बाद उसने सबसे पहले जाकर टेम्पाओ और उसके साथियों से मिलने का फैसला किया। पर उधर मेडुसा के कांटेक्ट करने से पहले ही टेम्पाओ और उसके साथी हेनुका को पकड़ने और अयाका को हराने की प्लानिंग कर रहे थे। पर उनके सामने ये सबसे बड़ी मुश्किल थी कि वो अयाका को आमने सामने लड़कर हरा नहीं सकते थे। और वहीं दूसरी तरफ हेनुका कभी भी अकेला नहीं होता था, इसीलिए रेन ने उन्हें एक आइडिया दिया कि उन्हें अयाका पर हमला करना बिल्कुल रोक देना चाहिए और उन्हें एक ऐसे
ऐसे मौके का इंतजार करना चाहिए जब हेनुका अकेला हो। सभी लोग इस प्लान से सहमत थे और तभी कोरना भी वहाँ पहुँच गई और उसने भी इस प्लान का हिस्सा बनने की इच्छा जताई। अगले दिन सुबह उठकर जब हेनुका नीचे गया तो उसकी बहन कासुमी ने उसके बाल सेट करते वक्त उससे पिछले हफ्ते आए एक लड़की के फोन के बारे में पूछा। हेनुका कुछ भी नहीं बताना चाहता था, इसलिए उसने झूठ बोलकर बात को टाल दिया। पर कासुमी भी सेम स्कूल में पढ़ती थी और उसे पहले से ही अयाका और हेनुका के बारे में थोड़ा बहुत पता था और इसीलिए उसने हेनुका के बालों को ड्रायर से जलाने की धमकी देते हुए उसके और अयाका के रिश्ते के बारे में पूछा। पर तभी उनकी मम्मी ने उन्हें खाने के लिए बुला लिया। उधर बस स्टॉप पर अयाका हेनुका का इंतजार कर ही रही थी कि तभी टेम्पाओ के 3 साथियों ने उसे घेर लिया। इधर खाना खाते खाते हेनुका को याद आया कि उसे आज अयाका से प्रैक्टिस करने के लिए जल्दी मिलना था और वो तुरंत ही बस स्टॉप की तरफ भागा। पर रास्ते में टेम्पाओ ने अपने रोबोट्स के साथ उसके लिए जाल बिछा रखा था और हेनुका के वहाँ पहुँचते ही वो टेम्पाओ के सामने गिर गया, जिसने उसे बताया कि अभी उसके बाकी साथी अयाका को पीट रहे होंगे क्योंकि उन्हें अयाका की कमजोरी के बारे में पता चल गया था। असल में कोरना ने उन्हें बता दिया था कि अगर वो हेनुका को अयाका से अलग कर देंगे तो अयाका की शक्तियाँ कम हो जाएगी। और उसी वक्त टेम्पाओ के 2 रोबोट्स एक बड़ी सी लात के वहाँ आ जाते ही आसमान में उड़ गए। टेम्पाओ को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा था। तभी उसने ऊपर देखा कि एक बहुत बड़ा बियर टॉय उसके रोबोट्स के साथ खेल रहा था। असल में ये सब कासुमी कर रही थी और वो भी एक वर्कशॉप बिछी थी। ये सब देखकर टेम्पाओ को बहुत गुस्सा आया क्योंकि कासुमी ने आखिरी मिनट में उनका पूरा प्लान खराब कर दिया था। और कासुमी से भी लड़ने के लिए टेम्पाओ ने अपने बड़े रैबिट टॉय को बुलाया और जिसके बाद उनमें लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें दोनों ने ही एक दूसरे को बराबर की टक्कर दी। पर अंत में बियर ने रैबिट को हरा दिया। पर तभी पीछे से रेन अपने डायनासोर को लेकर टेम्पाओ की मदद के लिए पहुंच गई और अब टेम्पाओ और रेन ने उसे दोनों तरफ से घेर लिया था। पर तभी कासुमी ने अपनी स्पेशल पावर से अपने बियर को इतना बड़ा बना लिया था कि वो दोनों उसके सामने कुछ भी नहीं थे, जिसके बाद कासुमी ने उन दोनों को ही अपने पैर के नीचे कुचल दिया। इसके बाद कासुमी बियर से नीचे उतरकर हेनुका के पास पहुंची, जो नीचे बैठकर ये सब देख रहा था। हेनुका ने कासुमी से इन सब के बारे में सवाल किया तो कासुमी ने उसे बताया कि अयाका के आने से पहले वो ही हेनुका को सभी टावर विचीज से बचा रही थी। इधर अयाका का नाम सुनते ही हेनुका को याद आया कि उन्हें अयाका को बचाना पड़ेगा, जिस पर कासुमी ने उन्हें याद दिलाया कि अयाका को उनकी कोई जरूरत नहीं है और उसने ऊपर इशारा करके दिखाया कि अयाका पहले से ही उसके पास पहुंच गई थी। अयाका के नीचे आते ही हेनुका उसका शुक्रिया अदा करने लग गया, जिससे कासुमी को बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसके मुताबिक हेनुका को उसे थैंक यू बोलना चाहिए था। साथ ही में उसने बताया कि घर और छुट्टियों पर हेनुका की रखवाली की जिम्मेदारी कासुमी की थी और वहीं स्कूल और बस में ये जिम्मेदारी अयाका की थी। ये सब सुनते ही हेनुका समझ गया था कि सुबह कासुमी सब कुछ जानने के बाद भी उसे तंग कर रही थी, जिस पर कासुमी ने जवाब दिया कि ये सब तो वो उसकी छोटी बहन होने की वजह से कर रही थी। तभी कासुमी ने अयाका को याद दिलवाया कि प्रिंसिपल के मुताबिक शहर में 30 टावर विचीज थी, पर अभी तक उन्होंने कोई हमला नहीं किया था, जिसका मतलब था कि वो लोग कुछ बड़ा प्लान कर रहे थे। उधर टीवी ऑन करने पर कैसन को कासुमी और टेम्पाओ की लड़ाई की वजह से हुई तबाही के बारे में पता चला, जिसके बाद वो इस सोच में पड़ गई कि उन्हें इसकी वजह से कितने कर्जे में जाना पड़ेगा। उधर अयाका का मानना था कि उसे हेनुका को 24 घंटे अपने साथ ही रखना चाहिए था, इसलिए वो हेनुका के साथ मूव इन करना चाहती थी। दूसरी तरफ कोरना कुछ बड़ा प्लान कर रही थी, जिसके लिए उसने अपने क्रोको बॉय को सभी टावर विचीज को पकड़कर उसके बेस पर लाने को कहा था। उसी वक्त कैजन को फोन पर मेडुसा के भागने की खबर के बारे में पता लगा। अगले दिन अयाका हेनुका को अपने साथ रखने के लिए उसके घर पर परमिशन मांगने के लिए पहुंच गई और हैरानी की बात ये थी कि हेनुका की मम्मी एक ही बारी में इसके लिए मान गई और साथ ही में उन्होंने अपने बचपन की एक कहानी भी सुनाई। असल में स्कूल टाइम पर हेनुका की मम्मी की एक दोस्त बनी थी, जो और कोई नहीं बल्कि अयाका की मम्मी कैजन ही थी। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे और दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे, पर उस जमाने में ये सब कुछ नहीं चलता था, इसीलिए उन्हें अलग अलग आदमियों से ही शादी करनी पड़ी। लेकिन उन्होंने एक दूसरे से ये वादा किया था कि वो दोनों अपने बच्चों की शादी आपस में ही करवाएंगे, जिसका मतलब था कि उनके पैदा होने से पहले ही उन दोनों की सगाई हो चुकी थी। ये सब सुनते ही कासुमी गुस्से से पागल हो गई, क्योंकि वो हेनुका के बिना नहीं रहना चाहती थी, जिस पर उनकी मम्मी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश करी, पर वो फिर भी नहीं मान रही थी। तो इसीलिए जब तक हेनुका अपना बैग पैक करके घर से निकल नहीं गया, तब तक कासुमी को उसकी मम्मी ने पकड़ कर रखा था। रास्ते में अयाका ने हेनुका से पूछा कि कहीं उसे उसके साथ अकेले रहने में कोई दिक्कत तो नहीं, जिस पर हेनुका ने जवाब दिया कि दुनिया के किसी भी लड़के को उसके साथ रहने में परेशानी हो ही नहीं सकती। और साथ ही में उसने बताया कि उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो ये सब कुछ उसके साथ पहले भी हो चुका हो, जिस पर अयाका ने जवाब दिया कि उसे भी ऐसा ही लग रहा था कि ये सब कुछ पहले भी कई बार हो
चुका है, पर वो जितना मर्जी याद करने की कोशिश कर ले उसे कुछ भी अच्छे से याद नहीं आ रहा था। पर उनमें एक फर्क था कि अयाका को उसका मिशन अच्छे से याद था। इसके बाद लेने के लिए उन्हें एक गाड़ी आई जिसमें बैठकर हेनोका को पहली बार एहसास हुआ कि असल में अयाका बहुत ही ज्यादा अमीर थी। इसके बाद वो दोनों अयाका के घर में पहुंचे जो कि बहुत ही बड़ी बिल्डिंग थी। अंदर घुसने पर कई सारे नौकर उसका इंतजार कर रहे थे और अयाका ने बताया कि वो ऊपर वाले फ्लोर पर रहती थी जिसके लिए उन्हें लिफ्ट लेनी पड़ेगी। इधर हेनोका ये सोच रहा था कि इतने बड़े घर में कोई कैसे रह सकता है। अयाका के कमरे में पहुंचकर उन्होंने देखा कि 3 नौकरों को पत्थर का बनाने के बाद मेडुसा उनका बहुत देर से इंतजार कर रही थी। मेडुसा को सामने देखकर अयाका ने हेनोका को 12वें फ्लोर पर जाने को कहा और वो खुद लिफ्ट का दरवाजा बंद करके अंदर चली गई। अंदर जाते ही अयाका ने अपना रूप बदला और अपनी पूरी शक्ति से मेडुसा से लड़ने लग गई। उधर हेनोका को समझ में नहीं आ रहा था कि अयाका ने उसे दूर जाने को क्यों कहा था, क्योंकि हर बार वो उसे अपने पास ही रखती थी और वो ये भी समझ गया था कि दुश्मन के ज्यादा ताकतवर होने की वजह से ही अयाका ने उसे 12वें फ्लोर पर जाने को कहा था। पर वो ये भी जानता था कि अगर वो अयाका से दूर चला गया तो उसकी शक्तियाँ काफी कम हो जाएगी, इसलिए उसने वहीं रुकने का फैसला किया। पर तभी लिफ्ट का दरवाजा टूटा और अयाका उसके सामने जमीन पर गिरी हुई थी और उसने हेनोका को अपना झाड़ू निकालकर वहाँ से भागने को कहा। लेकिन मेडुसा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और उसने अयाका को पत्थर का बनाना शुरू कर दिया, जिस पर हेनोका ने उसे बात करके रोकने की कोशिश तो करी पर मेडुसा ने उसकी एक ना सुनी। और तभी हेनोका को याद आया कि उसके पास भी कोरोना की दी हुई एक टॉफी पड़ी हुई थी और अब अयाका को बचाने के लिए उसने टॉफी का इस्तेमाल करने का फैसला किया। हेनोका की टॉफी खाते ही एवरमिलियन नाम की एक प्रिंसेस उसके सामने आ गई। मेडुसा ने एवरमिलियन पर हमला करने की कोशिश तो करी पर एवरमिलियन ने एक ही झटके में उसे बिल्डिंग के साथ ही उड़ा दिया। उधर दूर से कैजन अपना काम खत्म करने के बाद खिड़की के बाहर देख ही रही थी कि तभी उसने अपनी आंखों के सामने अपने इतने महंगे घर को तबाह होते हुए देखा। उसे लग रहा था कि ये सब कुछ मेडुसा की वजह से हुआ था और इसीलिए उसने अपने असिस्टेंट को शहर के सभी विचेस को बुलाकर मेडुसा को पकड़ने का ऑर्डर दिया। उधर एवरमिलन ने हेनोका को बताया कि अयाका को वापस ठीक करने के लिए उसे अयाका को किस करना पड़ेगा और वो इतना बताकर वहाँ से चली गई। एवरमिलन के वहाँ से जाते ही मेडुसा अपने स्टूडेंट्स के साथ फिर से वहाँ पहुँच गई और मेडुसा को सामने देखकर हेनोका ने तुरंत ही अयाका को किस करके ठीक किया और चुपचाप उसके साथ चिपक गया। अयाका ने मेडुसा के स्टूडेंट्स को एक ही बारी में हरा दिया, जिसके बाद उसका पूरा ध्यान मेडुसा के ऊपर था, जिसने एक बार फिर से अयाका को पत्थर बनाने की कोशिश करी। लेकिन इस बार अयाका हार नहीं मानने वाली थी। उधर हेनोका बहुत ज्यादा थक गया था और इसीलिए वो लड़ाई के बीच में ही अयाका की गोद में सो गया। आंख खुलने पर हेनोका स्कूल के नर्स रूम में था और अयाका को अपने सामने देखकर उसे लगा कि वो कोई सपना देख रहा था, जिस पर अयाका ने उसे बताया कि ये कोई सपना नहीं था और पर्दा हटाकर उसने दिखाया कि मेडुसा और उसके सभी स्टूडेंट्स बगल वाले बिस्तर पर ही आराम कर रहे थे। लेकिन अयाका के मुताबिक वो लोग उन पर कभी हमला नहीं करने वाले थे और इसके बाद अयाका ने हिसाब बराबर करने के लिए हेनोका को किस किया। अरे ऐसा उधार कोई मुझसे ले लो, मुझे भी कोई ऐसा हिसाब चुकाने वाली चाहिए। इसके बाद वो दोनों वापिस से हेनोका के घर गए क्योंकि अब अयाका के पास रहने के लिए घर ही नहीं था। उधर कैजन ने सभी विचेस को बुलाया था, इसीलिए कासुमी भी रात को बाहर ही रहने वाली थी और अगले दिन वो पूरी रात मेडुसा को ढूंढने के बाद घर पहुंची तो वो सीधा हेनोका को मिलने के लिए उसके कमरे में गई, जहां उसने हेनोका और अयाका को एक अभद्र स्थिति में देखा, जिसके बाद उसे बहुत गुस्सा आया और उसके बाद उसने अयाका से बदतमीजी से बात करना शुरू कर दिया। ये सुनते ही उनकी मम्मी को चक्कर आने लग गए और वो वहीं पर बेहोश हो गई, जिस पर हेनोका ने गुस्से से कासुमी को शांत करवाया और सबसे पहले स्कूल के लिए निकल गया। उधर स्कूल में स्टूडेंट काउंसिल की एक मीटिंग चल रही थी, जहाँ प्रेसिडेंट सभी मेंबर्स पर गुस्सा करते हुए उन्हें याद दिला रही थी कि पिछले 2 हफ्तों से हेनोका अयाका के कुछ ज्यादा ही करीब आ गया था और अभी भी किसी ने इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया था। तभी वाइस प्रेसिडेंट ने उसे अयाका की दी हुई धमकी के बारे में बताया, जिसके बाद प्रेसिडेंट सीधा स्टूडेंट काउंसिल के एडवाइजर और उनके साइंस टीचर क्योचिरा की तरफ मुड़ी और उसे इस मामले में कुछ करने को कहा और अगर वो ऐसा नहीं करता तो स्टूडेंट काउंसिल उसे उसकी पोस्ट से निकालने वाली थी। उस दिन क्योचिरा सीधा अयाका और हेनोका के पास पहुंचा और उन्हें सीधा साइंस लैब में बुलाया, जहां उसने सीधा सीधा हेनोका को निशाना बनाते हुए कहा कि अब हेनोका उसे काफी परेशान कर रहा था और स्कूल के दूसरे साल में आने की वजह से वो अयाका को ठीक से जानता भी नहीं था। इसके बाद उसने स्कूल के प्रिंस और प्रिंसेस के चुनाव का पूरा प्रोसेस समझाया, जिसमें कई सारी क्वालिटीज को देखने के बाद वोटिंग की जाती थी और ये स्टूडेंट एक तरह से स्कूल का चेहरा बनता था। पर अगर इस स्टूडेंट के बारे में कोई भी बातें बनाने लगता था तो इसका सीधा असर स्कूल पर पड़ता और अयाका के मामले में भी ये सब कुछ ही हो रहा था। इसके बाद हेनोका ने अयाका की तरफ से बोलना तो चाहा, पर कोचिरा को उसकी सफाई से कोई फर्क नहीं पड़ता था, जिसके बाद अयाका ने
उसे बताया कि ये प्रथा तब से चली आ रही थी जब स्वर्ग की एक प्रिंसेस इंसानों के साथ पढ़ाई करने के लिए धरती पर आई थी, जिस वजह से उसे प्रिंसेस का दर्जा दिया गया था। कोचिरा ने भी इसमें हामी भरते हुए बताया कि स्कूल के प्रिंसिपल के बाद प्रिंस या प्रिंसेस का ओहदा ही सबसे बड़ा होता था और अयाका पहले से ही प्रिंसिपल की बेटी थी, तो इस वजह से उसके पास पहले से ही दो सबसे बड़ी पावर्स थी। तभी अयाका ने उन्हें बताया कि उसके पास इस समस्या से निकलने के लिए एक काफी अच्छा प्लान था और ये सुनते ही कोचिरा काफी शांत हो गया। इसके बाद वो हेनुका और खुद को एक अलग ही डायमेंशन में ले गए, जहाँ उसने कोरोना द्वारा दी गई टॉफी जैसी एक और टॉफी हेनुका को दिखाई और बताया कि ये वाली टॉफी पिछली टॉफी से थोड़ी हल्की थी। उधर हेनुका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोचिरा को उस टॉफी के बारे में कैसे पता चला, जिस पर कोचिरा ने उसे बताया कि वो लोग आज यहाँ आए ही इसलिए थे क्योंकि हेनुका ने उस टॉफी को खाकर अपनी 5 में से एक सील तोड़ी थी और इसके बारे में पता चलते ही जल्दी ही प्रिंसिपल भी हेनुका की दुश्मन बनने वाली थी, क्योंकि वर्कशॉप हेडक्वार्टर ने हेनुका की जिम्मेदारी कैजन को इसीलिए दी थी क्योंकि वो खुद एक बहुत ही ताकतवर विच थी और वो आजाद सिर्फ इसी शर्त पर घूम सकता था कि वो सील्स को कभी भी ना टूटने दे। और अब एक सील पहले ही टूट चुकी थी और जल्द ही धीरे धीरे बाकी सील्स भी टूटने वाली थी, पर फिलहाल कैजन मेडुसा को ढूंढने में बिजी थी और इसीलिए अभी तक उसका ध्यान हेनुका पर नहीं पड़ा था। पर जल्दी उसे ये भी पता लग जाएगा कि मेडुसा को भी अयाका और हेनुका ने ही छुपा रखा था। इसके बाद कोचिरा ने हेनुका को एक ऑफर दिया कि वो अयाका का साथ छोड़कर उसे अपना रक्षक बना सकता है, पर तभी अयाका ने डायमेंशन को तोड़ते हुए कोचिरा पर हमला कर दिया और हेनुका को लेकर वहाँ से निकल गई। कोचिरा ने भी जादू की मदद से अपनी जान बचा ली थी। इसके बाद अयाका हेनुका को सीधा स्पीकर पे ले गई, जहाँ उसने सभी स्टूडेंट्स को एक हॉल में इकट्ठा होने को कहा। सभी बच्चों के पहुँचने के बाद अयाका स्टेज पर गई और उसने एक स्पीच दी, जहाँ उसने बताया कि आखिर वो स्कूल के बारे में कितना सोचती थी। साथ ही में उसने हेनुका को स्कूल का नया प्रेसिडेंट भी घोषित कर दिया और अब वो खुद वाइस प्रेसिडेंट बन चुकी थी। इसके बाद हेनुका ने स्टूडेंट काउंसिल को एक स्पीच दी, जहां उसने बताया कि वो जानता था कि फिलहाल वो किसी को भी पसंद नहीं था, पर जल्द ही वो खुद को प्रूव करके दिखाएगा ताकि सभी लोग उसे दिल से अपना प्रेसिडेंट मान सके। उधर कासुमी को अयाका का हेनुका को कंट्रोल करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था और अब उसने अपने भाई को वापस लेने का फैसला किया। स्कूल से वापस आते वक्त कात्सुमी ने उनके ऊपर नजर रखी हुई थी और जैसे ही रास्ते में वो लोग एक टॉय शॉप पर घुसे तो कात्सुमी ने अपने बियर से हेनुका को किडनैप कर लिया और अयाका को नींद का इंजेक्शन लगा दिया, जिसके बाद उसने अपने बियर को एयरप्लेन मोड में डाला, जो उसने अपने आधे घर को काट कर बनाया था। कात्सुमी का प्लान था कि वो हेनुका को लेकर जंगलों में चली जाएगी ताकि वहाँ उन्हें कोई तंग ना कर सके, और साथ ही में उसने बताया कि उसने टीचर की सारी बातें सुन ली थी और वो जानती थी कि आने वाले टाइम पर कैजन और अयाका दोनों ही हेनुका के दुश्मन बनने वाले थे। तभी उनकी नजर एक बहुत बड़ी परछाई पर पड़ी जो उनके ऊपर उड़ रहे ड्रैगन से बनी थी, जिसे और कोई नहीं बल्कि अयाका ही उड़ा रही थी। इसके बाद अयाका ने उनके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया, जिनसे बचने की कोशिश में कात्सुमी ने आधे शहर को ही तबाह कर दिया, पर फिर वो एक बिल्डिंग में जाकर क्रैश हो गए। पर इससे पहले कि वो जमीन पर गिरते अयाका ने बीच में ही आकर उन सभी को बचा लिया। इसके बाद वो उन्हें घर ले गई और शांति से उन्हें सुला दिया। रात को हेनुका की आंख खुलते ही उसने सबसे पहले अयाका से कात्सुमी की हरकत के लिए माफी मांगी, जिस पर अयाका ने उसे माफ भी कर दिया और थोड़ी देर तक बातें करने के बाद अयाका भी सो गई, पर हेनुका चुपचाप उसे देख रहा था। तभी उसकी नजर उन खिलौनों पर पड़ी जो उसने अयाका और कात्सुमी के लिए खरीदे थे, पर लड़ाई के दौरान वो पूरी तरह से खराब हो गए थे। उधर हेनुका की मम्मी काशिमी को कैजन का कॉल आया, जिसने उन्हें बताया कि वो अगली सुबह अयाका और हेनुका से मिलने के लिए आने वाली थी। अगली सुबह कैजन घर आकर कमाशी और कासुमी के साथ शॉपिंग करने के लिए निकल गई और वहीं अयाका किचन में खाना बना रही थी। हेनुका की आंख खुलने पर वो अयाका को किचन में देखकर काफी शॉक्ड हुआ और जैसे ही वो लोग खाना खाने के लिए बैठे तो टेम्पाओ और उसके साथ ही उनके ऊपर नजर रखे हुए थे, जो कि मेडुसा के साथ उन्हीं के घर में रह रहे थे। टेम्पाओ को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेडुसा हेनुका को पकड़ क्यों नहीं रही थी, जिस पर मेडुसा ने जवाब दिया कि वो अयाका से हारी थी और रूल्स के मुताबिक उसे अयाका की बात सुननी पड़ेगी, और वैसे भी जब तक उन दोनों के लक्ष्य मिल रहे थे तब तक उसे अयाका से लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी उसने टेम्पाओ और उसके साथियों को आइडिया दिया कि वो लोग अयाका के दूर होने पर हेनुका को किडनैप कर सकते थे, इसीलिए वो पूरी रात हेनुका के कमरे के बाहर ही बैठे हुए थे। पर अयाका एक बार भी हेनुका से दूर नहीं हुई और सुबह सीधा खाना बनाने के लिए किचन में चली गई, जैसे मानो कि उसे सोने की जरूरत ही ना हो। थोड़ी देर बाद कैजन, कमाउशी और कासुमी भी घर पहुंच गए और अयाका उनसे मिलने के लिए चली गई। वहीं दूसरी तरफ हेनुका बाथरूम में चला गया, जहां मई और बाकी विचिस ने उसे बंदी बना लिया, पर फिर भी हेनुका किसी तरह दरवाजे तक पहुंच गया, जहां अयाका और बाकी सब खड़े हुए थे। ये देखते ही कैजन ने सबसे पहले कमाशी और काशुमी को बेहोश कर दिया और अयाका को बताया कि वो लोग
लोग मई और बाकी विचिस को पकड़कर उनसे मेडुसा का पता निकलवा लेंगे। पर जैसे ही कैजन आगे बढ़ी तो अयाका ने बीच में आकर उसे रोक दिया, जिसे देखकर कैजन एक बारी के लिए काफी हैरान हो गई और उसने हेनुका से अयाका को रोकने को कहा। तभी हेनुका को एहसास हुआ कि अयाका सच में अपनी मम्मी से मेडुसा को बचा रही थी और इस बार उसने अयाका का साथ देने का फैसला भी किया। तभी अयाका ने मेडुसा को आवाज लगाकर बताया कि वो फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही चलने वाले थे, जिस पर मेडुसा ने बाहर आकर अयाका के गले पर दांत मार दिया, जिसके बाद वो दोनों एक बन गए और वहीं हेनुका बेहोश हो गया। असल में लड़ाई के दौरान उन दोनों ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसके मुताबिक मेडुसा कैसन के खिलाफ लड़ने में अयाका की मदद करने वाली थी और जिसके बदले में उसे अपना वारिस मिलने वाला था, वो भी एक प्रिंसेस के रूप में। और वहीं अयाका सही समय आने तक मेडुसा और उसके स्टूडेंट्स को अपनी मम्मी से छुपा कर रखने वाली थी। कैजन को अभी भी ये सब बकवास लग रहा था, पर अभी फिलहाल उसके सामने मेडुसा खड़ी थी और इसीलिए उसने उस पर हमला कर दिया, जिसे अयाका ने रोककर कैजन को पत्थर बनाने की कोशिश करी। कैजन ने उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया, पर फिर भी अयाका ने उसे पूरी तरह पत्थर का बना ही दिया। जैसे ही अयाका वहाँ से निकलने लगी थी तभी कैजन ने उसके जादू को तोड़कर एक बार अयाका को उठाकर जमीन में पटक दिया और उसने बताया कि उसने अपने आप को मेडुसा से मिलाकर खुद को काफी कमजोर बना लिया था और वो कैजन का एक भी वार सहन नहीं कर पाएगी। पर तभी हेनुका ने अपनी शक्तियों से अयाका के साथ जगह बदल ली, जिसके बाद एक मुक्का सीधा जाकर उसके मुंह पर लगा। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो वो अयाका के साथ एक जेल में बंद था। अयाका ने उस जेल के लोहे को पिघलाने की कोशिश तो करी, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद उसने बताया कि असल में वो लोग कैजन के एक पनिशमेंट चेम्बर में कैद थे और साथ ही उसको और मेडुसा को पहले ही अलग कर दिया गया था और ये उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत थी, क्योंकि मेडुसा से पूछताछ में उनका सारा राज बाहर आने वाला था। इसके बाद उसने बताया कि उसकी मम्मी ने पहले ही उसे बताया था कि किसी भी हाल में हेनुका की सील्स नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं के बदौलत स्कूल को सुरक्षा मिल रही थी। और अब उनके टूटने के बाद हेनुका के लिए एक परेशानी बन गया था और इससे निकलने का एकमात्र तरीका था कि वो लोग कैजन को हरा दे। हेनुका का चेहरा अभी भी मुक्के की वजह से दर्द कर रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार अयाका ये सब कुछ सोच भी कैसे सकती थी, जिस पर अयाका ने उसे बताया कि उसने इसके लिए भी कुछ सोचा हुआ था। उधर कोरना और कैजन एक गेम खेल रहे थे, जिसके बीच में कोरना ने मेडुसा के बारे में पूछा, जिस पर कैजन ने बताया कि वो मेडुसा से अच्छे से पूछताछ करना चाहती थी। पर तभी रोदनबर्ग से कुछ ऑफिसर्स आकर उसे अपने साथ ले गए। अभी कैसन अपनी बात खत्म करते हुए चाय पी ही रही थी कि तभी स्कूल की बिल्डिंग में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और उसने देखा कि अयाका और हेनुका अपनी जेल के ठीक ऊपर खड़े हुए थे। ये देखते ही कैसन को बहुत गुस्सा आया और उसने अयाका से पूछा कि आखिर उसने बिल्डिंग को क्यों तोड़ा, जिस पर अयाका ने उसे जवाब दिया कि वो उससे लड़कर उसे हराने वाली थी, जिस पर कैसन ने भी जवाब दिया कि आखिर उसे लड़ना ही क्यों था और उसने तुरंत ही अयाका और हेनुका को अपने कपड़े बदलकर घर जाने को कहा। इसके बाद घर जाते हुए हेनुका और अयाका को एहसास हुआ कि असल में कैजन को सील्स के बारे में कुछ पता ही नहीं चला था। उस रात अयाका के काफी करीब सोने की वजह से हेनुका को सपने में अयाका की मेमोरीज दिखाई दी, जब कैजन ने 2 विचिस की बेटियों को अयाका का दोस्त बनने के लिए चुना था और बाद में ये दोनों स्टूडेंट्स काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट और 3rd मेंबर भी बने थे। इनका नाम था कैन और टोको और ये बहुत जल्द अयाका के काफी अच्छे दोस्त भी बन गए थे और जल्दी ही उन्हें एहसास हुआ कि अयाका लोगों से जल्दी बात नहीं कर पाती थी, पर वो बाकी सभी चीजों में बहुत ज्यादा तेज थी और धीरे धीरे उन दोनों को ही अयाका की पर्सनैलिटी से प्यार होने लग गया और देखते ही देखते अयाका को पसंद करने वाले बच्चों का एक बहुत बड़ा ग्रुप बन गया था, जिस वजह से अयाका आगे जाकर प्रिंसेस भी बनी। पर एक दिन अयाका की नजर हेनुका पर पड़ी, जो अपनी बहन के साथ स्कूल में आ रहा था और हेनुका को देखते ही अयाका के मन में कुछ हुआ और उसने तुरंत जाकर कैजन को बताया कि उसे वो खास इंसान मिल गया था जिसकी वो जिंदगी भर रखवाली करने वाली थी। अगले दिन कासुमी सुबह उठकर पिछले दिन की बात को याद करने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी उसने किचन में देखा कि टेम्पाओ और उसके साथ ही बैठकर खाना खा रहे थे। उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और इसके बाद वो हेनुका को उठाने के लिए उसके रूम में गई, जहां उसने दोबारा से अयाका और हेनुका को एक दूसरे के बहुत पास देखा और इस बार अयाका ने एक नर्स की कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी। इसके बाद वो सभी स्कूल के लिए निकल गए और सबको लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक था, पर वहीं हेनुका का लॉकर लेटर से भरा हुआ था जिसमें उसे गालियां पड़ रही थी और साथ ही सब चाहते थे कि वो स्टूडेंट काउंसिल से इस्तीफा दे दे। क्लास में भी हेनुका एक नालायक बच्चा ही था जिसे किसी भी सवाल का जवाब नहीं पता था। लंच टाइम में उन्हें शीशा टूटने की आवाज आई और जाकर देखने पर उन्होंने देखा कि पूरा स्कूल उथल पुथल हो रखा था। सभी बच्चे स्कूल में पागलों की तरह भाग रहे थे, कुछ बच्चे सिगरेट पी रहे थे तो कुछ बच्चे बाइक चला रहे थे। ये सब देखकर हेनुका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि तभी अयाका ने उसे बताया कि ये सब हेनुका के प्रेसिडेंट होने का विरोध कर रहे थे। तभी रेमन नाम की एक लड़की ने टोको को उनके सामने फेंका और साथ ही हेनुका को एक लेटर
दी जिसमें उसे 2:30 बजे जिम खाना में अकेले बुलाया हुआ था और इस लेटर से ये साफ था कि रेमन उसे बातचीत के लिए नहीं बुला रही थी। इसके बाद टोको ने बताया कि पिछली रात अपनी शिफ्ट के दौरान उसने पिछले प्रेसिडेंट को रेमन के साथ बार में देखा था, जहां उसने रेमन को सारी बात बताई कि कैसे हेनुका ने जबरदस्ती उससे उसकी पोजीशन छीन ली थी। इसके बाद अयाका ने बताया कि असल में रेमन उन्हीं 5 विचेस में से थी जिन्हें स्कूल की सुरक्षा के लिए रखा गया था और उसे बियर किलर भी कहा जाता था क्योंकि एक बार एक लकी बियर नाम का टाइगर जू से भाग गया था, पर रेमन ने अकेले ही उसे अपने हाथों से हरा दिया था और 2 महीने पहले ही उसे स्कूल से निकाला गया था। लंच टाइम में हेनुका ने कैजन को याद करते हुए कहा कि प्रिंसिपल स्कूल में होने वाली तोड़फोड़ से काफी नाराज होगी, जिस पर टेम्पा ने उसे बताया कि प्रिंसिपल किसी काम से शहर से बाहर गई हुई थी और आज के लिए कोर्नो ही प्रिंसिपल थी और उसे स्कूल से कोई फर्क नहीं पड़ता था। 2:30 बजे ही हेनुका अयाका से कुछ टिप्स लेकर जिम खाने की तरफ बढ़ा और वहाँ पहुँचते ही उसने देखा कि वहाँ एक रिंग बनी हुई थी और पूरा जिम खाना बच्चों से भरा हुआ था। हेनुका रेमन से बात करना चाहता था पर रेमन का इरादा कुछ और ही था। वो तो हेनुका को सबके सामने बेइज्जत करना चाहती थी, इसलिए हेनुका के पास आते ही उसने एक मुक्का मारकर उसे नीचे गिरा दिया। हेनुका के वापस उठते ही रेमन ने लगातार उसे मुक्के मारना शुरू कर दिया और वो फिर से नीचे गिर गया। इसके बाद रेमन ने उसे खत्म करने का फैसला किया, पर हेनुका भी कब से इसी मौके का इंतजार कर रहा था क्योंकि अयाका ने उसे ये सब सिखाकर भेजा था। हेनुका ने अपनी थोड़ी सी पावर का इस्तेमाल किया और रेमन को नीचे गिराकर उसके ऊपर बैठ गया और ठीक उसी समय जिम खाने की लाइट भी चली गई और इसी अंधेरे के बीच अयाका, टेम्पाओ और उसके साथी भी वहाँ पहुँच गए। रेमन ने टेम्पाओ और उसके साथियों को तो आसानी से हरा दिया, पर अयाका ने उसे एक ही बारी में नीचे गिरा दिया, जिसके बाद सभी विचेस ने हेनुका को ऐसी पोजीशन में पकड़ा जैसे उसी ने रेमन को हराया हो। इस सब के बाद हमें पता चला कि इन सब की प्लानिंग अयाका ने 1 हफ्ते पहले ही कर रखी थी, वो भी प्रेसिडेंट के साथ मिलकर, ताकि वो हेनुका को स्कूल में मशहूर कर सके। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इस लड़ाई के बाद हेनुका पूरे स्कूल में काफी मशहूर हो गया था। कुछ दिनों बाद अयाका हेनुका को लेकर एक बहुत ऊंची बिल्डिंग की छत पर पहुंची, जहां उसने हेनुका को बताया कि वो अयाका को जादू के इस्तेमाल से खुद को बचाना सिखाएगी। ये सुनकर हेनुका काफी हैरान था क्योंकि पहले कई बार पूछने पर अयाका ने उसे ये सब सिखाने के लिए मना कर दिया था, पर आज वो अचानक से उसे ये सब सिखा रही थी। इसके बाद अयाका ने अपनी फायर के हमला करने से पहले हेनुका को जादू की मदद से बचने को कहा, पर फिर भी हेनुका उसे रोक नहीं पाया। जिसके बाद अयाका ने उसे एक बार फिर से कोशिश करने को कहा, पर अयाका के जादू को देखकर ही हेनुका डर गया था और इसी वजह से ना तो वो उसे रोक पाया और साथ ही इसी बीच उसने अपने आप को चोट भी लगा ली। जिसके बाद अयाका ने अपने फायर एनिमल को रोक दिया और खुद हेनुका के पास जाकर उसका हाल पूछा, जिस पर हेनुका एकदम से खड़ा हुआ और उसने अयाका पर इल्जाम लगाया कि वो उसे ढंग से नहीं सिखा रही थी और उसे अच्छे से सिखाने के लिए अयाका को थोड़ा सख्त बर्ताव करना ही पड़ेगा। जिसके बाद अयाका ने उसे कुछ सेकंड घूरने के बाद छत से नीचे गिरा दिया और साथ ही उसे किसी ऐसी चीज को याद करने को कहा जो उसे इस वक्त बचा सकती है। नीचे गिरते वक्त एक फायर स्टिक लगातार उस पर हमला कर रही थी और वहीं दूसरी तरफ अयाका भी लगातार उसके साथ उड़ रही थी। उधर हेनुका ये सोचने में लगा था कि ऐसे समय पर कौन उसे बचा सकता था और ठीक नीचे पहुंचने से पहले उसे अयाका की याद आई। जिसके बाद अयाका का एक अवतार उसके सामने आ गया जो कि नर्स की कॉस्ट्यूम में था। उस अवतार ने मुक्का मारकर एक बिल्डिंग को तोड़ दिया जहां कोरना और कोचीरा साथ में चाय पी रहे थे और ये बिल्डिंग टूटते ही कोरना ने बताया कि ये काफी ताकतवर जादू था और हेनुका बिना सील तोड़े ये नहीं कर सकता था। उधर इतना जादू करने के बाद हेनुका काफी थक गया था और अयाका की गोद में ही सो गया। जिसके बाद वो उसे घर ले गई। उधर कैजन एक अंडरग्राउंड टनल में किसी चीज की तहकीकात कर रही थी कि तभी रेमन भी वहाँ पहुँच गई और पूछने पर उसने बताया कि उसे कैजन का पता टोको ने दिया था और वो वहाँ उसे ये बताने के लिए आई थी कि टावर विचेस के एक मैसेंजर ने उन्हें बताया था कि किसी ने शहर के सभी लोगों को बंदी बना लिया था। एक हफ्ते बाद हेनुका और अयाका स्कूल में एग्जाम दे रहे थे तो वहीं कैजन उस मैसेंजर से मिलने के लिए पहुंची जिसका नाम था वीकेंड। कैजन पहले से ही जानती थी कि वीकेंड हेनुका और उसकी शक्तियों के पीछे थी और वो वहाँ उससे डील करने के लिए आई थी, पर वीकेंड का कहना कुछ और था। असल में कैजन ने पूरे शहर में एक शील्ड लगा रखी थी जिस वजह से विचेस आम आदमियों को नहीं मार सकती थी। जैसे ही शहर में किसी को चोट लगती तो कैजन का जादू उसे ठीक करने में लग जाता था और ये काम कोई नॉर्मल विच नहीं कर सकती थी। पर कैजन काफी ताकतवर थी और इसीलिए उसने पूरे शहर को बचा के रखा था। वहीं वीकेंड के पास एक आइडिया था और उसके मुताबिक अगर पूरे शहर पर एक साथ धमाका किया जाए तो कैजन की सारी शक्तियां लोगों को बचाने में ही लग जाएगी और वो वैसे भी इतने सारे लोगों को एक साथ नहीं बचा पाएगी और इसका फायदा उठाकर वीकेंड हेनुका को कैदी बना सकती थी। इसके बाद वीकेंड ने ठीक ऐसा ही किया और एक बटन से उसने पूरे शहर में बिछाए
अपने सभी बम को एक साथ ही फोड़ दिया, जिसकी वजह से पूरे शहर में तबाही मच गई। पर इसमें कैजन के अलावा किसी को भी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि कैजन ने अपने सारे जादू को काम पर लगा दिया था। इसके बाद कैजन को एक कमरे में बंद कर दिया गया और वीकेंड के मुताबिक उसे पूरी तरह ठीक होने में कम से कम एक हफ्ते का समय लगने वाला था, जो कि वीकेंड के लिए काफी था। उधर धमाके की आवाज सुनकर आयाका हैनोका को लेकर सीधा अंडरग्राउंड सेंटर में गई, जहां पहले से ही कुछ विचेस मौजूद थी। हैनोका को देखते ही कासुमी ने उसे गले लगा लिया। हैनोका को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर तभी नेट्सुमो नाम की एक विच ने हैनोका पर गोली चलाकर उसको बेहोश कर दिया। और जब आयाका ने उसे रोकने की कोशिश करी तो रेमन ने भी उसे एक ही बारी में बेहोश कर दिया। इसके बाद सभी ने हैनोका को समझाया कि जब तक उन्हें अपने दुश्मन की पूरी जानकारी नहीं मिल जाती, तब तक हैनोका को एक सुरक्षित जगह पर रखना जरूरी था। इस बार हैनोका ने चुपचाप उनकी बात मान ली, जिसके बाद उसे और आयाका को एक खुफिया जगह पर छिपाया गया। उस कमरे में काफी ऊपर एक खिड़की लगी हुई थी। उसे देखकर हैनोका ने अपने जादू से उड़ने की कोशिश करी, पर वो किसी वजह से जादू का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था कि तभी आयाका को भी होश आ गया और अब तक वो समझ गई थी कि कैजन लड़ाई में हार चुकी थी। तभी एक बियर टॉय उस खिड़की से नीचे गिरा, जिसमें लगे एक प्रोजेक्टर के जरिए वीकेंड ने अपना संदेश उन दोनों तक पहुंचाया, जिसमें उसने साफ साफ हैनोका को अपना बंदी बनाने की धमकी दी हुई थी। ये सुनते ही आयाका ने गुस्से से उस खिलौने को कुचल दिया, जिस वजह से एक धमाका हुआ और इसी धमाके में उस कमरे की एक दीवार भी टूट गई। इसके बाद आयाका ने हैनोका को विश्वास दिलाया कि वो लोग यहाँ से निकलकर वीकेंड को पक्का हरा देंगे, पर फिलहाल वो लोग जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनका पूरा शहर तबाह हो चुका था। इसके बाद वो दोनों 2 घंटे सीढ़ियां चढ़ने के बाद उस जगह से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि पूरा शहर जल रहा था। ये सब देखकर हैनोका को बहुत बुरा लगा और वो इन सब तबाही के लिए खुद को जिम्मेदार समझ रहा था। साथ ही उसे लग रहा था कि शायद इस हमले में उसकी माता की भी मौत हो गई होगी, पर आयाका इसका पूरा सच जानती थी। इसलिए उसने हैनोका को समझाया कि जब भी किसी शहर में एक वर्कशॉप बनाई जाती थी तो वर्कशॉप का हेड शहर के दिल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता था, जिसकी मदद से किसी भी हमले के दौरान उस जादू से सभी नॉन विचेस को बचा लिया जाता था और इसीलिए कमाशी बिल्कुल सही सलामत थी। साथ ही शहर खुद को ठीक करने के लिए वर्कशॉप विचेस के जादू का इस्तेमाल करता था, पर फिलहाल कैजन के गायब होने की वजह से उनमें से कोई तब तक जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकता था जब तक वो लोग एक नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना लेते, और इसीलिए उन्हें सबसे पहले शहर के बीच में जाकर हैनोका को शहर का नया कॉन्ट्रैक्टर बनाना था, ताकि सभी वर्कशॉप विचेस दुश्मनों से लड़ाई कर सके। उधर सभी वर्कशॉप विचेस ने दुश्मनों की सारी जानकारी निकाल ली थी और साथ ही सभी आम लोगों को बचाकर एक सुरक्षित जगह पर रखा गया था। और वहीं कैजन अभी भी दुश्मनों के कब्जे में थी। कोई भी वर्कशॉप जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी और हेडक्वार्टर से भी मदद आने के लिए कुछ दिन लगने वाले थे। और साथ ही कई विचेस धमाकों के बाद गायब भी थी कि तभी उनमें से एक विच भागते हुए वहां पहुंची और उसके ऊपर कई सारे टाइम बॉम्ब बंधे हुए थे। उसने सभी को बताया कि वीकेंड ने कई सारी विचेस को कैद करके उनके ऊपर टाइम बॉम्ब लगा रखे थे, जिसके बदले में उन्हें हैनोका चाहिए था और ऐसा ना होने पर वो सभी बॉम्ब्स को एक साथ फोड़ने वाली थी। उधर कात्सुमी ने टेम्पाओ और उसके साथियों के साथ हाथ मिला लिया था और अब वो वीकेंड पर नजर रख रहे थे, जो स्कूल ग्राउंड में खड़ी हुई थी। इसके बाद कात्सुमी ने टेम्पाओ को याद दिलवाया कि फिलहाल सिर्फ वही लोग जादू का इस्तेमाल कर सकते थे और अभी उन्हें उनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी और इसके बदले में कात्सुमी उन्हें अपने घर में रखने वाली थी। उधर आयाका और हैनोका अपने मकसद की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी वीकेंड की एक साथी जुपिटर ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया, जिसके बाद उसने पत्थरों से उनके ऊपर हमला कर दिया, जिस वजह से वो दोनों नीचे गिर गए और अब वो आयाका को खत्म करना चाहती थी। पर तभी आयाका ने जोर से उसके मुंह पर लात मारी, जिसे देखकर वो हैरान रह गई और एक ही लात में आयाका उसे हराकर आगे बढ़ गई। उधर अंडरग्राउंड वर्कशॉप में नेट्सू बॉम्ब को डिफ्यूज करने की कोशिश कर रही थी, पर उसके पास सिर्फ 18 मिनट ही बचे हुए थे। खैर उसी वक्त कोरना भी अपने कमरे में सोकर उठी तो वो शहर का ये हाल देखकर हैरान रह गई। सवाल करने पर उसके क्रॉक बॉय ने उसे बताया कि ये सब वीकेंड ने ही किया था और ये वही वीकेंड थी जिसने कोरना को भी हैनोका के बारे में टिप दी थी। शहर का ये हाल देखकर कोरना समझ गई थी कि वीकेंड ने कैजन को हराया था और अब वो खुद एक बार वीकेंड से लड़ना चाहती थी। उधर नेट्सू एक आखिरी कोशिश करने के लिए वीकेंड के पास पहुंची और उसे सरेंडर करने को कहा, पर वीकेंड के मुताबिक उनके पास बर्बाद करने के लिए ज्यादा समय नहीं था और उन्हें तुरंत ही हैनोका को उनके हवाले कर देना चाहिए था, क्योंकि अगर वो उसे हरा भी देंगे तो भी वो बॉम्ब्स को डिफ्यूज नहीं कर सकते थे। ये सुनते ही कात्सुमी को लगा कि शायद वीकेंड के पास बॉम्ब्स का रिमोट था ही नहीं और असल में बॉम्ब्स को कोई और कंट्रोल कर रहा था। इसीलिए वो तुरंत ही बिल्डिंग के अंदर असली मास्टरमाइंड को ढूंढने के लिए जाती है। वहीं दूसरी तरफ हैनोका आयाका की बात सुनते हुए एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना रहा था और इधर अपने सामने कोई और चारा ना दिखते हुए नेट्सू और रेमन ने वीकेंड के ऊपर हमला
कर दिया। लेकिन ठीक एन वक्त पर हेनोका ने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया और सभी विचेस का जादू वापस आ गया। जिसके बाद उन्होंने सभी बॉम्ब्स को डिफ्यूज किया और वीकेंड को जमीन पर पटक दिया। जिसके बाद उसे एक स्पेशल सेल में ले जाया गया, पर वीकेंड ने उस सेल को अपने हैंड ग्रेनेड से धमाका करके उसे तोड़ दिया और एक बार फिर से उसने काफी सारी विचेस को कैद करके सभी जगह पर बॉम्ब्स प्लांट कर दिया और एक बार फिर उसने हेनोका को सरेंडर करने को कहा। अब हेनोका उस शहर का कॉन्ट्रैक्टर था और इसीलिए वो वीकेंड की आवाज सुन सकता था और सभी लोगों को मुसीबत में देखकर उसने अपने जादू से सभी चीजों का अंत करने का फैसला किया। पर तभी अयाका ने उसे रोक दिया क्योंकि वो इस सब को अपने तरीके से खत्म करना चाहती थी। उधर कात्सुमी ने भी वीकेंड के साथी को ढूंढ लिया था और दूसरी तरफ कोर्ना ने भी जुपिटर को बंदी बनाकर उससे वीकेंड की पूरे प्लान की जानकारी निकलवाना शुरू कर दिया था। हेनोका को बेहोश करने के बाद अयाका ने उसे स्कूल के रेस्ट रूम में लेटा दिया। बिस्तर पर लेटते ही हेनोका को कैजन और अपनी माता के बारे में एक सपना आया, पर तभी कोचिरा ने फिर से उसे किसी दूसरे डायमेंशन में खींच लिया, जो कि एक ऐसा कमरा था जहां सभी लोगों के सपनों को स्टोर किया जाता था। और उसने हेनोका को बताया कि शहर के कॉन्ट्रैक्टर होने की वजह से वो किसी भी इंसान के सपनों को देख सकता था। इसके बाद वो उसे लिफ्ट में एक ऐसी जगह पर लेकर गया जहां सभी नॉन विचेस को एक तारे के रूप में रखा गया था, ताकि सब कुछ ठीक होने के बाद उनकी मेमोरीज के इस हिस्से को मिटाकर उन्हें वापस से शहर में भेजा जा सके। और ये सारा कोचिरा के हिस्से में ही आता था। वहीं दूसरी तरफ कात्सुमी और वीकेंड के साथी के बीच बहुत ही खतरनाक गुड्डो वाली लड़ाई चल रही थी और कात्सुमी का सामना करने के लिए वो कॉपी मैजिक का इस्तेमाल कर रहा था, जिससे उसे सामने वाले के जादू को कॉपी करने की शक्ति मिलती थी। दोनों ही एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे, पर तभी लड़ाई के दौरान स्कूल का एक हिस्सा टूट गया जहां पर टेम्पाओ और उसके साथी खड़े हुए थे। उन्हें नीचे गिरता हुआ देख कात्सुमी उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ी और इसी बीच उसके दुश्मन को एक मौका मिल गया, पर तभी मेडुसा भी वहां पहुंच गई, जिसने वीकेंड के साथी को पत्थर का बना दिया और तुरंत ही अपने स्टूडेंट्स को लेकर वहां से निकल गई, क्योंकि उसके पीछे पीछे रोदनबर्ग की कुछ विचेस भी आ रही थी। उधर नर्स ऑफिस में पहुंचकर अटोरी ने हेनोका का हाल पूछा। अयाका ने सामने से उसे बताया कि फिलहाल हेनोका को काफी तेज बुखार था, क्योंकि उसने अयाका के कहने पर जबरदस्ती अपने जादू का इस्तेमाल करके एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। इसके बाद अटोरी ने अयाका को सारी जानकारी देते हुए बताया कि कोर्ना भी टावर विचेस को पकड़ रही थी, जो असल में उसका काम ही नहीं था। अटोरी की पूरी बात सुनकर अयाका ने उसे हेनोका का ध्यान रखने को कहा और वो खुद अपने झाड़ू पर बैठकर वीकेंड को खत्म करने के लिए चली गई। वीकेंड के सामने आते ही अयाका ने उस पर हमला कर दिया, पर एक धमाके ने उसे पीछे ढकेल दिया, जिस पर वीकेंड ने उसे बताया कि उसके पास कैजन और उसकी तरह कोई खास शक्तियां नहीं थी और इसीलिए उसने कई साल लगाकर ये बॉम्ब्स तैयार करके सभी जगह फैलाए थे, ताकि वो कभी भी इनका इस्तेमाल कर सके। और उस पूरे कमरे में भी कई बॉम्ब्स लगे हुए थे, इसीलिए अयाका आज वीकेंड से जीत ही नहीं सकती थी। इसके बाद उन्होंने फिर से लड़ना शुरू कर दिया, जिस बीच वीकेंड लगातार बॉम्ब्स फोड़ती गई और ऐसे ही एक धमाके में उसने अयाका के ऊपर एक छत घेर दी, जिसमें से अयाका बड़ी आसानी से बाहर निकल आई। इसके बाद उन्होंने फिर से लड़ना शुरू किया और इस बार अयाका वीकेंड को हराने ही वाली थी, पर आखिरी वक्त में वीकेंड ने एक बॉम्ब फोड़कर अयाका को उठाकर दरवाजे पर फेंक दिया, जहां पर कई सारे राक्षस पहले से ही अयाका पर हमला करने के लिए तैयार बैठे थे। उधर दूसरी डायमेंशन में भी वीकेंड की एक साथी हेनुका पर हमला करने के लिए पहुंच गई, पर उसके आते ही कोचिरा ने हेनुका को वापस भेज दिया। होश में आते ही हेनुका ने अटोरी से अयाका के बारे में पूछा, पर अटोरी ने बुखार की वजह से हेनुका को फिर से सोने को कहा। तभी हेनुका को कोचिरा का फोन आया और उसने बताया कि वीकेंड ने उस डायमेंशन में भी टाइम बॉम्ब लगा रखा था और अगर उन्होंने उसे नहीं रोका तो सभी नॉन विचेस उस धमाके में मारे जाएंगे। ये सुनते ही अटोरी ने हेनुका की मदद करने का फैसला किया और वो उसे अयाका के पास लेकर गया, जो वहाँ बहुत ही बुरी हालत में पड़ी हुई थी। अयाका को इस हालत में देखकर हेनुका को बहुत बुरा लग रहा था और उसने अयाका को अपने हाथों में पकड़कर उसे पूरी बात बताई और उसकी शक्तियों को इस्तेमाल करने को कहा। अयाका ने भी ठीक ऐसा ही किया और बड़ी आसानी से वीकेंड को हराने के बाद उसने उससे बॉम्ब के बारे में पूछा, पर वीकेंड का कहना था कि वो लोग पहले से ही काफी ज्यादा लेट हो गए हैं और ये कहते ही उसने बॉम्ब का बटन दबा दिया। अपने सामने लोगों को मरता हुआ देख के हेनुका ने एक बार फिर से एवरमिलन की शक्तियों का इस्तेमाल करने का फैसला किया, पर अयाका ने उसे रोकने की कोशिश करी और तभी हेनुका चक्कर खाकर जमीन पर गिर गया, जिसके बाद वो एवरमिलन के सामने खड़ा था और एवरमिलन ने उसे बताया कि वो जानती है कि हेनुका सभी लोगों को वापिस से जिंदा करना चाहता है और वो ऐसा आराम से कर भी सकती थी, पर हेनुका को इस काम के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। हेनुका ने सवाल किया कि आखिर वो एवरमिलन को क्या दे सकता है, जिस पर सामने से जवाब देते हुए एवरमिलन ने उससे याद दिलवाया कि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हेनुका के साथ
साथ साथ अयाका की भी जान चली जाएगी। हेनुका कुछ देर तक सोचने के बाद इसके लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसके पास कोई और चारा नहीं था। इसके बाद उसने एवरमिलन से कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसमें उसकी जान के बदले में एवरमिलन अपने जादू से बाकी सभी लोगों को फिर से जिंदा करने वाली थी। और कॉन्ट्रैक्ट होते ही पूरा शहर फिर से नया बन गया था, जैसे मानो यहाँ कभी कोई धमाका ही ना हुआ हो। ये देखते ही अयाका ने हेनुका को गले लगा लिया और फिर हेनुका ने उसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया, पर अयाका के मुताबिक वो उसे ऐसे मरने नहीं देने वाली थी और उसने जोर से एवरमिलन को आवाज लगाकर हेनुका के बदले उसकी जान लेने को कहा। और तभी अयाका अपने साधारण रूप में वापस आ गई और बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। असल में अयाका बेहोश नहीं हुई थी, बल्कि एवरमिलन ने उसकी इच्छा मान ली थी। अभी हेनुका को दुख मनाने का मौका भी नहीं मिला था कि तभी वीकेंड ने पीछे से उस पर हमला कर दिया, जो एवरमिलन के जादू के बाद बिल्कुल ठीक हो गया था। पर तभी हेनुका ने वीकेंड से चाकू छीनकर उसे नीचे गिरा दिया और खुद उसके ऊपर बैठ गया। उसने जानबूझकर चाकू उसके सर के साइड में मारा और गुस्से में वीकेंड को कहा कि वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो कभी भी उसे हरा नहीं पाएगी। पर तभी अपनी चोट की वजह से वो नीचे गिर गया। हेनुका की ये हालत देखकर वीकेंड उसे वहीं पर छोड़कर साथ के साथ वहाँ से चली गई, क्योंकि उसके मुताबिक उनके पास अभी भी एक हफ्ते का समय बचा हुआ था। पर कमरे से बाहर निकलते ही कोरना ने उन्हें रोक लिया और वो उन्हें अपने साथ ले गई। उधर सभी लोग खुश थे, पर हेनुका अयाका की लाश को देखकर बहुत उदास था। तभी अटोरी भी वहाँ पहुँच गया और तभी उसे कोचिरा का फोन आया, जिसने उन्हें सभी चीजें ठीक होने की बधाई दी। फिलहाल हेनुका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। हेनुका ने कोचिरा को पूरी बात बताई, जिसे सुनते ही उसने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्टर के पास ही कॉन्ट्रैक्ट करने का हक होता था और इसी वजह से अयाका ऐसे अपनी जान नहीं दे सकती थी। तभी हेनुका का ध्यान अयाका के शरीर पर पड़ा, जो अभी भी काफी गर्म था। और ये सुनते ही कोचिरा ने कहा कि वो अयाका को वापस जिंदा करने के लिए कुछ कोशिश करना चाहता था और उसने अटोरी को अयाका के पास एक मैजिक सर्कल बनाने को कहा। इसके बाद उसने बताया कि अयाका की ये हालत कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की वजह से हुई थी, इसलिए उन्हें एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, जिसके लिए हेनुका को सबसे पहले अपना हाथ काट कर अपना थोड़ा सा खून उसकी छाती के ऊपर घेरना था और उसके बाद उसे किस करना था। हेनुका ने ठीक ऐसा ही किया, पर थोड़ी देर तक इसका कोई असर नहीं हुआ। लेकिन थोड़ी देर बाद अयाका फिर से एक बार जिंदा हो गई। उधर कोरना ने वीकेंड को एक आमने सामने की लड़ाई के लिए वापस से चैलेंज किया, जहां पर उसने बड़ी आसानी से वीकेंड को हरा दिया, जिससे वो काफी ज्यादा नाराज थी, क्योंकि वो किसी ताकतवर के साथ लड़ना चाहती थी और अब इसीलिए उसने ये फैसला किया कि वो वीकेंड को टॉर्चर करेगी। पर तभी कैजन भी वहाँ पहुँच गई और उसने कोरना से वीकेंड की कस्टडी मांगी और बताया कि वो वीकेंड को उसके पास नहीं छोड़ सकती थी। पर वीकेंड कैजन को देखकर काफी हैरान थी, क्योंकि उसके मुताबिक अभी भी उसे ठीक होने में 5 दिन लगने थे। इस पर कोरना ने जवाब दिया कि वीकेंड ने भी अंदाजा लगाने में गलती करी थी, क्योंकि कैजन को ठीक होने में सिर्फ 20 घंटे ही लगे थे। इसके बाद कोरना ने कैजन से पूछा कि आखिर वो पहले बाहर क्यों नहीं आई थी, जिस पर कैजन ने जवाब दिया कि वो चाहती थी कि बच्चे पहले थोड़ी सी मस्ती कर ले, पर अब वो खुद सारी गंदगी को साफ करने वाली थी। इसके बाद कोरना और कैजन के बीच वीकेंड की कस्टडी को लेकर एक लड़ाई हुई, जो सिर्फ कुछ मिनट तक चली। पर इस लड़ाई में दोनों ने ही एक दूसरे को खूब टक्कर दी और अंत में बार बार की तरह कैजन फिर से जीत गई। अगली सुबह हेनुका के उठते ही अयाका ने उसे गुड मॉर्निंग विश किया और स्कूल के लिए तैयार होने को कहा। रास्ते में चलते चलते हेनुका ने अयाका से उसके हालचाल के बारे में पूछा, जिस पर अयाका ने जवाब दिया कि वो पहले से तो बेहतर थी, लेकिन अभी भी उसके जादू को वापस आने में कुछ दिन लगने वाले थे। पर तभी टेम्पाओ और उसके साथियों ने उन्हें फिर से एक बार घेर लिया, पर अयाका के लिए वो एक छोटे बच्चे थे। अरे क्या करें, सबकी आती नहीं, हमें इच्छा आती नहीं। छोटी बच्ची हो क्या? और उसने एक ही बारी में टेम्पाओ और मई को उनके सर से उठा दिया, जिसके बाद उन्होंने वापस कभी ना तंग करने का उनसे वादा किया। और गाइस, इसी के साथ ये एनिमे यहीं पर खत्म होता है।